नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश के एक बड़े पॉपुलर प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं, नाम है मोहम्मद शमी। जब बॉलिंग करते हैं तो सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, बहुत घबराती है क्योंकि उनकी गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त है और देश का नाम उन्होंने कई बार रोशन किया है। भारत सरकार ने कई इनाम उनको दिए हैं। लेकिन अब वो एक चुनाव आयोग के एक नोटिस के जंजाल में फँस गए हैं। उनको नोटिस भेज दिया है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेज के पूछा है। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक वार्ड है, नाम वार्ड है 93। उसमें मतदाता के रूप में वो पंजीकृत हैं। ये क्षेत्र जो है ये रास बिहारी असेंबली के अंतर्गत आता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हैं और शमी लंबे समय से कलकत्ता में भी रहे। चुनाव आयोग के मुताबिक शमी और उनके भाई का नाम सुनवाई सूची में एन्यूमरेशन फॉर्म में दिक्कतों की वजह से आ गया। ये दिक्कतें प्रोजनी मैपिंग और सेल्फ मैपिंग की गड़बड़ियों से जुड़ी हैं। 9 से 11 के बीच कभी भी आ जाओ। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भैया अगर मोहम्मद शमी को ही बुला लिया है, इतने बड़े क्रिकेटर हैं, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि हो क्या रहा है भाई इस देश में? क्या हो रहा है? उन्होंने फिर शमी ने इस पर रिएक्ट किया है कि मैं मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण के संबंध में 5 जनवरी को आपके कार्यालय में मेरी उपस्थिति के संबंध में प्राप्त नोटिस के संदर्भ में लिख रहा हूँ। 5 जनवरी को उनको आना था। मैं आपको सम्मानपूर्वक सूचित करना चाहता हूँ कि घरेलू क्रिकेट मैच में मेरी वर्तमान भागीदारी की वजह से मैं आधिकारिक तौर पर बंगाल राज्य टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बंगाल की तरफ से वो खेलते हैं। मैं उल्लिखित तारीख और समय पर निर्धारित सुनवाई में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब ये उनको उन्होंने लिखा है। अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग ने मोहम्मद शमी और उनके भाई क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को विशेष एसआईआर के लिए बुलवाया है, तो ये हो क्या रहा है? इस पर आप जानते हैं प्रक्रिया की शुरुआत तो 16 दिसंबर से हो गई थी। तो साउथ कैलकाटा के जादवपुर इलाके में कार्टजून नगर स्कूल है, उसमें सोमवार को नोटिस जारी किया गया। इसके लिए असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर मोहम्मद शमी को भी पेश होना पड़ेगा, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, तो ज्ञानेश कुमार किस तरह का एसआईआर कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं? लगातार जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज हैं। आप जानते हैं एसआईआर उत्तर प्रदेश में आरोप है विपक्षी दलों का कि करोड़ों वोट कट गए। मोहम्मद शमी ने पिछली बार अमरोहा, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है, वहां से अपना वोटिंग किया था, वहां से अपना वोट डाला था। अब वो कहाँ अपना वोट रखेंगे, एक जगह रखेंगे, कौन सी जगह वो होगी, क्योंकि वोट तो एक ही जगह रखा जा सकता है। अब ये सवाल है। लेकिन बंगाल में कहा जा रहा है कि वहां भी लाखों वोट कटे हैं और उत्तर प्रदेश में भी लाखों वोट कटे हैं। एसआईआर 12 प्रदेशों में हो रही है, लेकिन एसआईआर में एक के बाद एक कई सारी गड़बड़ियां पेश आ रही हैं और वो हम लोग लगातार खबरों में सुन रहे हैं। ये विषय चर्चा का लगातार बना हुआ है। ऐसी स्थिति में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशंस भी लंबित हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अब इन याचिकाओं पर क्या निर्णय करेगा, ये तो खैर अलग विषय हुआ, वो तो चल ही रही है। लेकिन अगर इस तरह मोहम्मद शमी जैसे लोगों को भी बुलाने की जरूरत पड़ रही है, तो ज्ञानेश कुमार आखिर किस तरह की गुगली फेंक रहे हैं? अब ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा कागज है जो वो उनसे मांगेंगे या लेना चाहेंगे? क्योंकि मोहम्मद शमी के बारे में तो बहुत सारी सूचनाएं, लगभग सारी सूचनाएं पब्लिक डोमेन में हैं और उनके किस कागज की जरूरत उनको पड़ेगी, क्या कागज वो देंगे तो ज्ञानेश कुमार को सेटिस्फेक्शन इनके बारे में होगा। इनका तो बस एक ही बात ये है कि एक जगह पर कहाँ पर ये अपना वोट रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहेंगे, कौन सा वोट काटना है, कौन सी जगह पर रखना है, कलकत्ता में वो वोटर बने रहेंगे, अमरोहा में बने रहना चाहते हैं। बस इतना ही प्रश्न है। लेकिन ज्ञानेश कुमार तो ज्ञानेश कुमार हैं। अब लेकिन बंगाल में भी आप जानते हैं ममता बनर्जी की सरकार है और एसआईआर के मुद्दे पर वो बहुत मुखर हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कुछ सांसदों और मंत्रियों के साथ मिलके भी आए थे, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में गए थे और उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार को मैंने बोला है कि मेरे साथ उंगली दिखाकर बात मत करो और आप अगर हिम्मत है तो आप नीचे आके पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब दे दो। ये सब बातें हम लोगों ने देखी थी। इस बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से कुछ कहा है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखकर उन्होंने पूछा है कि भाई ज्ञानेश कुमार को कि चिट्ठी लिखकर पूछ ले कि एसआईआर का लक्ष्य क्या है? क्या आप
पाना चाहते हो? क्या निर्धारित आप करना चाहते हो? सवाल पूछा कि क्या चुनाव आयोग को पता है कि इसका लक्ष्य क्या है? मतलब ज्ञानेश कुमार का कुछ अलग लक्ष्य है क्या? चुनाव आयोग का लक्ष्य कुछ अलग है क्या? फिर उन्होंने लिखा है कि हालाँकि इस प्रक्रिया को टाइम बाउंड बताया गया है, लेकिन कोई साफ, पारदर्शी या सभी पर लागू होने वाली समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। अलग-अलग राज्य, अलग-अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं, समय सीमा को मनमाने ढंग से बदला जा रहा है। स्पष्टता, तैयारी और प्रक्रिया की समझ की भारी कमी की तरफ ये इशारा करता है। अब भई सवाल तो देखिए उठेंगे ना। अब ज्ञानेश कुमार ने जिस तरीके से अब एक इलेक्शन कमीशन गायब है। आप चुनाव आयोग से पूछिए कोई सवाल तो कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग कहाँ है ये मालूम नहीं है। चुनाव आयोग के ऑफिस में जो लोग सांसद विधायक मिलके आते हैं वो लोग बाहर आकर जो बातें कहते हैं वो चिंता की बात है। उस पर कोई सफाई नहीं आती है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है आप जानते हैं। भारत का जो रिपब्लिक हम लोग 26 जनवरी 1950 को बने थे, उससे 1 दिन पहले 25 जनवरी को भारत का चुनाव आयोग बना था। इतना महत्वपूर्ण संस्था है लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन आखिर इस तरह की अगर चुप्पी साधेगा तो लोगों का भरोसा इलेक्शन पर, पूरी प्रक्रिया पर घटेगा कि बढ़ेगा? अब ये सवाल केवल ममता बनर्जी, राहुल गांधी नहीं उठा रहे, अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक, स्टालिन से लेकर के और पिनराई विजयन तक सब लोगों ने प्रश्न उठाया है। उमर अब्दुल्ला तक ये बात कहते हैं कि भई इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कहीं न कहीं त्रुटियाँ हैं। उन गड़बड़ियों को, उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, उनको उजागर करने की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। और ये सवाल तब और बढ़ जाते हैं जब मोहम्मद शमी या उनके भाई जैसे लोगों को नोटिस भेजा जाता है, उनसे जवाब माँगा जाता है। और बीच में हमने देखा कि कई जो इस पूरे काम में स लोग काम कर रहे थे, जो कई लोग जुड़े थे, उन लोगों ने भी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक्सट्रीम स्टेप्स लिए। अब उनमें कहा जाता है कि उनकी किसी की मौत नेचुरली हुई है, किसी की अ, खुद हुई है, एक्सट्रीम स्टेप उन्होंने खुद लिए हैं। अब इस तरह की सब घटनाओं के बीच में इलेक्शन कमीशन का अगर बयान ना आए, तो ज़ाहिर है ये सवाल उठते हैं। उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक के बाद एक लगातार अटैक उन पर कर रही हैं, तो भी वो चुप हैं। तो ये चुप्पी आखिर कब तक बनी रहेगी? 12 प्रदेशों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर अभी चल रहा है। यूपी में डेट पर डेट बढ़ती जा रही है ड्राफ्ट लिस्ट की। बंगाल में ड्राफ्ट लिस्ट जो है उसकी तारीख तय कर दी गई है, वो आने वाली है। बंगाल में जो है वो 14 फरवरी को आएगी, जो 14 फरवरी को प्रकाशित होगी और 58 लाख लोगों के नाम वहाँ पर हटा दिए हैं। तो ज़ाहिर है लोगों के बीच में संशय है कि कौन लोग हैं, किन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं और क्या इसके लिए अ, लक्ष्य है? जैसे उन्होंने पूछा है कि लक्ष्य क्या है? क्या हासिल करना चाहते हैं? इस बीच इसी सप्ताह पर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई करेगा और देखते हैं उसमें क्या नतीजा निकल कर आता है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।